अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कमर्शियल ज्योग्राफी के सेशन 12 के साथ फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक हम अपने पास सेशन 11 में जो है डिस्कस कर चुके थे। हाफ टॉपिक उसको थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं और देन फिर कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान के जो है की फीचर्स क्या हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के कितने फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान जो है वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज़ पोजेस द ऑल फिजिकल फीचर्स साइमल्टेनियसली। और इस फिजिकल फीचर्स में हमने डिस्कस की थी अपनी सारी माउंटेन्स के कौन कौन सी जो है माउंटेन्स हैं, जिसमें हमारे पास नॉर्थ ईस्ट माउंटेन को हमने डिस्कस किया था और नॉर्थ वेस्ट माउंटेन को डिस्कस किया था इन डिटेल, जो कि मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है रिव्यू करवा रही हूँ कि तमाम के तमाम जो है वहां पर हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट माउंटेन को हम डिस्कस करते हुए हमने इसकी हील्स जो हैं वो डिस्कस की थी। प्लेन एरियाज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि माउंटेन्स के बाद जितने भी आपके पास जो हैं एरियाज नज़र आ रहे हैं वो आपके प्लेन एरियाज हैं जो इंडस रिवर के सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, या फिर जो है आपके पास प्लेट एरियाज मौजूद हैं जिन पर पॉपुलेशन है। तो लोअर इंडस प्लेन है आपके पास और दूसरा आपके पास अपर इंडस प्लेन था। इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि लोअर इंडस प्लेन्स जो हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जो है वो स्ट्रेच है पूरे पाकिस्तान में, और अपर इंडस प्लेन जो है वो पंजाब में किस तरीके से स्ट्रेच है और कौन कौन सी जो है इसकी स्पेशलिटी मौजूद है। आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास अपने टॉपिक प्लेटूज से। पाकिस्तान में अगर हम प्लेटूज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पाकिस्तान में जो है दो डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। एक है आपके पास सॉल्ट रेंज एंड पोटोहार प्लेटूज और दूसरा है आपके पास बलूचिस्तान प्लेटू। सॉल्ट रेंज एंड पोटोहार प्लेटूज जो प्लेटू जो है जो नाम से जाहिर है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा नमक के रिजर्व मौजूद हैं, सॉल्ट रिजर्व मौजूद हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान में जो नमक मौजूद है सॉल्ट रेंज का, वो आपके पास जो है इस पोटोहार प्लेटू में मौजूद है। और आप लोगों ने फौरन ही अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली होगी कि सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के किस प्रोविंस में मौजूद है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के पंजाब के प्रोविंस में मौजूद है। अब हम इसको जरा डिटेल देखते हैं। Salt range in Pothohar Plateaus. The salt range starts near Jhelum and extend down to the Kalabagh, where the Indus cuts through it. जहाँ पर इंडस रिवर जो है इसको क्या कर रहा है, बीच में से कट कर रहा है। It means of that salt range आपके पास गिरधर के मुकाम पर अगर मौजूद है, खेवड़ा की जो काने हैं वहां पर मौजूद है, तो वो पूरा एरिया आपके पास क्या है, प्रोविंस ऑफ पंजाब है। और झेलम की बात करें तो स्टार्ट हो रहा है झेलम, इट मीन्स ऑफ दैट प्रोविंस ऑफ पंजाब, एंड देन कालाबाग की तरफ तक जा रहा है, स्ट्रेच आउट हो रहा है। The average height of the salt range is 700 meter, but near Sikasar it's raised up to 1500 meter. It means of that अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 700 मीटर्स है। और प्लेटू की जो स्पेशलिटी होती है, या प्लेटू को अगर हम जो है कंप्राइज कर रहे होते हैं, तो हम इसी तरीके से कंप्राइज करते हैं कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती और दूसरे प्लेटूज में जो है बहुत सारी नेचुरल रिजर्व्स जो हैं मौजूद होते हैं। देयर आर vast deposits of rock salt and other minerals like gypsum and coal. सॉल्ट के जो है आपके पास सबसे बड़े रिजर्व जो हैं वो आपके पास पोटोहार प्लेटू में मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर दूसरी माइंस मौजूद हैं तो वो जिप्सम है और कोल है। In the north of Salt Range lies the Potohar Plateau. Its height above sea level varies from 300 and to 600 meters. मोस्ट प्रोबेबली जो है सॉल्ट रेंज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है पहले समुद्र का पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था, या फिर जो है इस एरिया में जो है आपके पास आपका ओशन जो है वो फ्लो किया करता था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सॉल्ट के इतने बड़े बड़े रिजर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखा जाए तो ये रिजर्व मतलब सी लेवल से जो है कितने ज्यादा बड़े हैं, इट मींस ऑफ दैट 300 to 600 meters. The seams of mineral oil occur in some parts of this plateau. मिनरल ऑयल्स जो है वो किसी जगह पर जो है आपके पास आपके प्लेटूज में जो है वो समहाउ कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी की बात करें तो आपने बिफोर 1 वीक एंड 2 वीक जो है ये
न्यूज़ सुनी होगी और इस न्यूज़ को जो है आपके पास इंटरनेशनल मीडिया ने जो है कवर भी किया है और इसको जो है अप्रूव भी किया है, एविडेंट किया है कि पाकिस्तान में जो है ऑयल के रिजर्व सराउंडिंग ऑफ द प्लेटूस जो हैं वो मौजूद हैं, केपीके में मौजूद हैं और इसके अलावा जो है वो आपके पास आपके सिंध में भी कुछ रिजर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द बलूचिस्तान प्लेटूज की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि ये प्लेटूज जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट है कहाँ पर, बलूचिस्तान में। दिस प्लेटू इज अबाउट 600 to 900 मीटर हाइट। इट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ केरथर रेंज। केरथर रेंज के पास जो है ये मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो माउंटेनियस रेंज जहां से जो है खत्म हो रही है उसके बलूचिस्तान में, उससे आगे जो है आपके पास आपके प्लेटू की रेंज स्टार्ट हो रही है। In the north, the Tobakaker and the Chahri mountainous range separated from the Afghanistan. It means of that ये जो रेंज है ये आपके पास क्या कर रही है, आपको अफगानिस्तान से सेपरेट कर रही है। In the northwest there is a vast desert area. There is a salt water lake which is called Hamoon I Mashkel. इट मीन्स ऑफ दैट जो सॉल्ट वाटर की लेक है, आई लेक मौजूद है वहां पर आपके पास इस प्लेटू के अंदर। मेनी स्मॉल रिवर्स फॉल इनटू इट। रिवर जोब फ्लोज टूवर्ड द नॉर्थ एंड ज्वाइन द गोमल रिवर। ओके, जोब रिवर फ्लो करता है यहाँ से और ज्वाइन करता है गोमल रिवर को। In the west of Karachi, there are the Hub, Makran, and Dasht River, which are other important river. These rivers drain into the Arabian Sea. Balochistan Plateau is minerally rich in gas, coal, chromium, copper, lead, and several precious stones. बलूचिस्तान प्लेटू इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास जो है इसके पास मेजोरिटी मौजूद है आपकी दूसरी मिनरल्स की। गैसेस मौजूद है यहाँ पर, कोल मौजूद है। जैसे कि अगर आप सुई की बात करें तो जो आपको गैस मिलती है जो 250 क्यूबिक की जो है ना यहाँ पर आपके पास रिजर्व मौजूद है, वो सब के सब आपके पास नियर अबाउट द बलूचिस्तान प्लेटू हैं। कोल मौजूद है, क्रोमियम मौजूद है, कॉपर मौजूद है, लीड मौजूद है एंड सेवरल प्रेशियस स्टोन्स मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट ये जो पाकिस्तान में ये जो प्लेटूज हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, इनकी अगर हम कमर्शियली इंपॉर्टेंस देखें या हम इसकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस देखें तो कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे आपके पास आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं। ओके, जहां से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपके पास इस कॉयल के अंदर, इस कोल रिजर्व्स के अंदर जो है, माइनिंग्स के अंदर जो है आपके पास आपका गोल्ड की भी जो है वो मौजूद थी। गोल्ड के रिजर्व्स भी जो वो वहां पर मौजूद थे। अब आ जाते हैं हम अपने पास अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड द डेजर्ट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेजर्ट्स कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटली इतने ज़्यादा जो है क्लाइमेटिकल हॉट डेजर्ट्स मौजूद नहीं है और पाकिस्तान में जो है जो डेजर्ट के अंदर जो है वो पॉपुलेशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो आपके पास आपके जो डेजर्ट्स हैं ये ह्यूमन फ्रेंडली डेजर्ट्स मौजूद हैं। नाउ थर्ड डेजर्ट की बात करते हैं। थर्ड डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ द मानसून डेजर्ट रीजन। ये जो थर्ड डेजर्ट है आपके पास, ये पार्ट है आपके पास मानसून डेजर्ट रीजन का। बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान अगर आप बात करें तो इसका हाफ पार्ट जो है वो इंडिया के एरिया के साइड मौजूद है और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके पास आपके पाकिस्तान के एरिया के साइड मौजूद हैं। ओके, तो पाकिस्तान के एरिया के साइड जो आपके पास आपका पार्ट मौजूद है वो आपके पास क्या कहला रहा है, थर्ड डेजर्ट कहलाता है। और जो हाफ पार्ट आपके पास इंडिया के साइड मौजूद है वो आपके पास राजस्थान कहला रहा होता है। नाउ ये जो है आपके पास पूरा मानसून डेजर्ट है। इट मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर जो अगर रेनफॉल होनी है तो वो आपके पास आपकी इन बिटवीन जून टू अगस्त के टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर जो है मानसून रेनफॉल होनी है। This seventh largest desert in the world, also known as the Great Indian Desert. I told you that कि ये आपके पास इंडियन डेजर्ट का ही पार्ट is located in the Sindh province of Pakistan. Most of its area is in the Rajasthan. India, it's cover an area of about 2 lakh square kilometers. If the in the north of marshy areas of Run Run Kutch laying between Nara Canal and the Indian border. इट मीन्स ऑफ दैट कि इस डेजर्ट का जो बाउंड्री है वो आपके पास रन कच्छ के नाम से है। और ये आपके पास अगर आप लोगों ने बहुत दफ़ा इसको विजिट भी किया होगा, मलीर से अगर आप आगे की तरफ मूव करें तो आपका रन कच्छ का एरिया जो है वो
स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये आपके पास क्या है, रंगकच नारा कैनाल मौजूद है यहाँ पर, और फर्दर मोर जो है वो इंडियन बॉर्डर है। थर्ड डेजर्ट कवर द एंटायर रीजन, ये थर्ड डेजर्ट जो है वो कवर करता है इसके पूरे रीजन को, क्योंकि ये आपके पास पूरी बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान के इन बिटवीन। Its surface is 60 meters higher than the plain region of Sindh. Vegetation is not found here. However, its some low-lying area are dotted with the desert plant and dried grass. जैसे कि आपके पास जो है कुछ एरियाज हैं जिनको आप जो है नखलिस्तान के नाम से जो है जान सकते हैं, कि यहाँ पर जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पर ग्रीनरी मौजूद है। ये आपके पास है थर्ड डेजर्ट। देन फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड डेजर्ट की। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स जो है मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये जो पिक्चर आपने यहाँ पर पेस्ट की है ये एक्चुअली पाकिस्तान की ही पिक्चर है या फिर किसी और डेजर्ट की, दुनिया के किसी दूसरे डेजर्ट की पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तान का ही डेजर्ट है, और ये इतना ब्यूटीफुल डेजर्ट जो है ये सनसेट के टाइम का डेजर्ट है आपके पास। दिस डेजर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब ऑन सिंसागार दोप। सिंसागार दोप के करीब जो है आपके पास प्रोविंस ऑफ पंजाब में जो है ये लोकेटेड है। इट इज अ वास्ट एरिया बिटवीन द झेलम एंड इंडस रिवर साउथ ऑफ द पोटोहार प्लेटू। पोटोहार प्लेटू के साइड पे जो आपके पास झेलम का एरिया है, ये आपके पास पूरा एरिया जो है वो थल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। It covers an area of about 190 kilometers long from north to south. नॉर्थ टू साउथ को 90 माइल्स कवर कर रहा है, एंड 70 माइल्स 110 किलोमीटर ऐसे वाइड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इसकी जो है आपके पास विड्थ और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर गिवन है कि 190 माइल्स एंड 110 एंड 70 माइल्स। It resembles the Cholistan and the third deserts geographically. ये रिजेंबल करता है चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट से जियोग्राफिकली। इट मीन्स ऑफ दैट के इसके इसकी जो सैंड है, इसकी जो रेत है, वो रेत जो है सिमिलर है आपके पास आपके चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट की तरह। इसकी जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन भी इसका टेम्परेचर, इसका क्लाइमेट, तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके पास क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिस्ट्रिक्ट। पंजाब में आपके पास पूरा थर्ड डेजर्ट जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिवाइड हो रहा है। होशाब, मियावाली, लिया, भक्कर, झंग एंड मुजफ्फराबाद on the left bank of river Jhelum is where the in the part is the jug exist. It means of that झंग का जो कुछ पार्ट है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। The main activity in the region is the cattle rearing. मवेशी चरवाने का जो काम है, जो मवेशी चरवाने की एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज जो है वो आपके पास आपके थर्ड डेजर्ट में जो है वो कंटिन्यू की जाती है। नाउ चोलिस्तान की बात करते हैं। चोलिस्तान का डेजर्ट जो है वो नॉर्मली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। ये चोलिस्तान का डेजर्ट पूरी दुनिया में जो जाना जाता है वो लैंड ऑफ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे कि आपके पास आपकी जो है फोर्ट, जो महल है, वो महल जो है वो यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। Cholistan Desert is situated 30 kilometers from the Bahawalpur city. It is spread over an area of 16,000 square kilometers. तकरीबन 16,000 square kilometers जो है आपके पास आपके चोलिस्तान डेजर्ट के पास है। Cholistan is a land of fort. There are around 400 forts which is actually guarded to routes of the caravans. Okay, 400 forts जो है वो यहाँ पर मौजूद है। Some other forts are Dirawar, Wangroad, Wilhar, Marcotte, and others. It is thus aptly named as the land of fort. That's why it is the name of the land of fort. तकरीबन 29 किलोमीटर्स जो हैं अंदर तक जाके आपके पास यहाँ पर फोर्ट मौजूद हैं। देयर आर द बिल्ड फ्रॉम जिप्सम एंड मड एंड आर नाउ इन अ वेरी पुअर कंडीशन। एट दैट टाइम जब नवाब बहावलपुर मौजूद थे वहां पर, तो उन्होंने इनकी जब अगर हम हिस्ट्री पे नजर डालें तो इसकी हिस्ट्री जो है ये बताती है कि नवाब बहावलपुर दुइम को बड़ा शौक था ये फोर्ट बनाने का, और उन्होंने जब इस फोर्ट की तामीर की, उसकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो जिप्सी में मड के थ्रू जो है उन्होंने क्या किया था, इसको बिल्ड करवाया था। और ये रीनोन्ड है इन द वर्ल्ड। जो है चोलिस्तान को जो जाना जाता है वो इन्हीं फोर्ट से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लैंडमार्क है आपके पास आपकी चोलिस्तान फोर्ट के।
नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपने पास जो है अपने फिजिकल फीचर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास इस पूरे फिजिकल फीचर्स में से जो क्वेश्चन बन रहा होता है वो एक क्वेश्चन होता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर एंड द इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइन व्हाई डेजर्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आपके पास आपके डेजर्ट्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं आप लोगों को एक यहाँ पर जो है पॉइंट बताती हुई गई थी कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, यहाँ पर वेजिटेशंस जो हैं, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली डेजर्ट्स हैं और यहाँ पर ग्रीनरी मौजूद है, तो ये आपके पास जो है इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जितनी भी जो है हब्स चाहिए होती हैं वो आपके पास सबकी सब जो है वो इस डेजर्ट एरिया से ही मिल जाती हैं। एनीवेज, तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन है, इसके नोट्स आपको जो है वो प्रिपेयर करने हैं कि व्हाई डेजर्ट रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब आ जाते हैं क्लाइमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास डेजर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो इस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया में जिस रीजन या जिस लोकेशन पे मौजूद है वो डेजर्ट कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पर मौजूद है। अगर हम इस डेजर्ट कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करें तो ये फोर पार्ट्स में जो है आगे डिवाइड हो रही होती है। जब ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेजर्ट कॉन्टिनेंट, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्लेन रीजन की बात करेंगे तो हम इसको बोल रहे होंगे डेजर्ट कॉन्टिनेंट प्लेन रीजन। अगर हम इसको जो है समराइज कर रहे होंगे माउंटेन में तो हम यहाँ पर दे रहे होंगे बात डेजर्ट कॉन्टिनेंट माउंटेनियस रीजन। और अगर हम इसको फर्दर जो है क्लाइमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहे होंगे तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, अगर हम जो है एज कम्पेयर टू द, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एज अ सी लेवल पर या ओशन पर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे डेजर्ट कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम प्लेटू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द डेजर्ट कॉन्टिनेंट प्लेटू रीजन्स। नाउ स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन करके हम अपने पास डेजर्ट कॉन्टिनेंट रीजन को। जैसे कि हमने पहले ये चीज अंडरस्टैंड करी कि पूरी दुनिया में अगर हम पाकिस्तान की जो है लोकेशन देखें तो वो डेजर्ट लोकेशन है। अब हम इस डेजर्ट लोकेशन में पाकिस्तान के लिए प्लेन रीजन डिस्कस करते हैं। This region includes the plain areas of Sindh and Punjab where the weather remains severe for long time. Hottest places of this region are Jacobabad and Sibbi. Winter go a bit cold lekin short and short. It rain in the Peshawar and forms storms. Now ये जो प्लेन रीजन है आपके पास, ये आपके पास सिंध और पंजाब में सिचुएटेड है। सबसे ज्यादा गर्म एरिया जो है वो गर्म मौसम जो है वो यहाँ पर प्रोलॉन्ग होता है। अगर आप पाकिस्तान ये कराची की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम जो है प्लेन एरिया में मौजूद हैं। गर्म रीजन जो है वो गर्मी जो है यहाँ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल होती है, यहाँ पर मार्च से स्टार्ट होती है और दैन फिर जाकर अक्टूबर सितंबर के एंड तक यहाँ पर रहती है। इसके सबसे ज्यादा गर्म एरियाज में आपके पास जेकबाबाद एंड सिब्बी मौजूद है और उनका हाईएस्ट टेम्परेचर अब तक जो ऑब्जर्व किया गया है वो तकरीबन 55 सेंटीग्रेड जो है अब तक की डेट में वहां पर जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा होता है। विंटर जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा ठंडा होता है लेकिन आपके पास जो है वो शॉर्ट है। इट रेन्स इन पिशावर एंड फॉर्म स्टॉर्म्स। पिशावर में जो बारिशें होती हैं वो पत्थरों की सूरत में होती है। इट मीन्स ऑफ दैट कि वो एक तो बहुत स्पीड से होती है और उनके जो ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं माउंटेनियस रीजन की, कि वो एरिया डेजर्ट कॉन्टिनेंट का वो एरिया जो कि आपके पास आपके माउंटेनियस रीजन में मौजूद है। डेजर्ट कॉन्टिनेंट माउंटेनियस रीजन हैज बीन कंपोज्ड northeast mountainous ranges where it heavily rain in the area located near the mountain. डेजर्ट कॉन्टिनेंट्स जो माउंटेनियस रीजन के मौजूद हैं ये आपके पास जो है सबसे ज्यादा रेन फेस कर रहे होते हैं। इनकी जो रेन होती है वो तकरीबन 750 किलोमीटर्स पर एयर होती है। इन एयर जो है 750 किलोमीटर्स होती है। और सियालकोट जो है इस माउंटेनियस रीजन में, सियालकोट का जो रीजन आता है वो वहां पर जो है सबसे ज्यादा रेन फेस कर रहा है। The area which are located far from the mountain received low rain and this is the reason that these areas are desert. और वो एरिया जो कि आपके पास माउंटेन से दूर है और उस एरिया को हम जो है डेजर्ट कॉन्टिनेंट्स इन द माउंटेनियस रीजन में कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है बहुत कम लो रेन जो है वो फेस कर रहे हैं।
बहुत कम रेन फेस करने की वजह से ये एरियाज जो हैं वो आपके पास डेजर्ट की सूरत में मौजूद हैं। चोलिस्तान, नारा एंड थर पार्कर इज दैट एरियाज। अब हम बात कर लेते हैं कोस्टल रीजन की। बलूचिस्तान की तरफ आ जाएं जरा अब। दिस रीजन इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द साउदर्न एरिया ऑफ सिंध एंड द कोस्टल एरिया ऑफ मकरान। The climate of this region is quite different than those of the other region of Pakistan. Weather are temperate and the temperature settled at 32 degrees centigrade. तकरीबन इनका टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तकरीबन। और ये दूसरे रीजन्स में जो है सबसे ज़्यादा मतलब इनका डिफरेंट क्लाइमेट मौजूद है, क्योंकि देखें अगर जो है सी की बात करें तो कोस्टल रीजन में जो है आपके पास सी मौजूद है जो आपके क्लाइमेट को और आपके टेम्परेचर को जो है वो बैलेंस कर रहा है। डेजर्ट कॉन्टिनेंट प्लेटू रीजन्स की बात करें, द ड्रायर रीजन, दिस रीजन हैज बीन constituted by the northwest area of KPK. The climate is hot and dry and the average annual rainfall here is even below 50 millimeters. 15 millimeter से भी कम रेनफॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हॉट एंड ड्राई एरिया मौजूद है। दिस इज द रीजन दैट दिस रीजन इज एक्सट्रीमली हॉट, कि ये पूरा रीजन जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा गर्म रीजन मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर हम क्लाइमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लाइमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप अपने पास अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को जो है वो मैनेज कर रहे होते हो कि कौन सा रीजन जो है वो किस टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है। आप अपने ये जो डिफ्रेंसिएशन देख रहे होते हो वो अपने पास जो है अपने क्लाइमेटिकल रीजन की वजह से देख रहे होते हो। अब जो है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट देखते हैं कि वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट के जो कि आपके पास आपकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है वो ह्यूमन लाइफ में जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप बात करें तो यहाँ पर जब आप क्लाइमेट का असर देखते हैं तो आपकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर जो है या लिविंग हैबिट्स के ऊपर जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस मौजूद होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ जो एरियाज जो हैं वो आपके पास टेम्परेट होते हैं, ना ज़्यादा सर्दी हो वहाँ पर और ना ही ज़्यादा गर्मी हो। दैट्स व्हाई पीपल आर लाइकली टू बी लिव ओवर देयर। नाउ अब पाकिस्तान में आप बात करें तो इंडस रिवर के सराउंडिंग में जितने भी एरियाज मौजूद हैं वो आपके पास जो है टेम्परेट रीजन में शुमार होते हैं और वहां पर क्योंकि वाटर सप्लाई मौजूद है तो आप अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी जो है वो परफॉर्म करने के लिए के काबिल होते हैं। इसीलिए आपके पास आपका क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट आपके पास इफेक्ट्स कर रहा होता है आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। दैट इज कि कहाँ पर लोग ज्यादा हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। सबसे ज्यादा जो दुनिया में आपके पास आपके नेचर की वजह से डिस्टर्ब होने वाला सेक्टर है वो आपके पास जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का सेक्टर है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का सेक्टर आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब होता है आपके पास आपके क्लाइमेट की टाइप की वजह से। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि इकोनॉमिक्स में आप जो डिमिनिशिंग मार्जिनल थ्योरी पढ़ते हो और वहां पर आप ये देख रहे होते हो कि एग्रीकल्चर की वजह से आपके पास आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि उसके ऊपर क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है। द टाइप्स एंड द काइंड्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन is determined by the temperature and the rainfall of that area. टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस द माउंटेनियस रीजन ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट प्रोड्यूस कन्फीरियस प्लांट एंड ट्रीज। कन्फीरियस प्लांट एंड ट्रीज जो है वो वहां पर क्या कर रहा है कोल्ड क्लाइमेट की वजह से मौजूद है। एंड दिस इज द रीजन दैट द पीपल ऑफ दिस रीजन एडॉप्ट ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द कटिंग एंड लंबरिंग एक्टिविटीज, क्योंकि कन्फीरियस प्लांट्स जो है वो फुल ऑफ वेजिटेशन के साथ मौजूद नहीं होते। दैट्स वाई कटिंग एंड लंबरिंग की एक्टिविटीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर परफॉर्म हो रही होती हैं। इफ द रीजन इज टेम्परेट इन क्लाइमेट the pupil adopt the occupation related to the cultivation and forestry। अगर आपके पास जो आपका रीजन जो आपका टेम्परेचर क्लाइमेट की वजह से जो है वो टेम्परेट है तो वहाँ पे कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट्री की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। समर में आपके पास ये सिचुएशन मौजूद होती है और मई में आपके पास जो है वो ये सिचुएशन मौजूद होती है।
कि आपके पास जो है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कुछ एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में मौजूद हैं और कुछ एरियाज़ जो हैं वो आपके पास आपकी ग्रीनरी से जो है मूव हो रहे हैं आपके पास आपकी दूसरे लीव शेडो वेदर में। नाउ लाइफस्टाइल किस तरह चेंज होता है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आपके क्लोथ्स चेंज हो जाते हैं गर्मियों में जो है आपकी क्लोथिंग का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है और आपके पास जो सर्दियों में आपके पास आपकी क्लोथिंग का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। हाउसेस की अगर आप बात करें तो हाउसेस भी जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट जो है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप कराची में आप मौजूद हैं तो कराची में आप देखेंगे कि सबकी फ्लैट सीलिंग होती है। मतलब जो छतें होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं बिकॉज़ ऑफ दैट कि यहाँ पर स्नोफॉल का जो है कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इसके क्लाइमेट के अंदर। लेकिन अगर आप यही जो सीलिंग्स की बात करें, आप पंजाब के एरियाज़ की बात करें, आप केपीके की एरिया की बात करें या वो एरिया जहाँ पर जो स्नोफॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने आपने वहाँ पर देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा आपने ये कि उनके जो एरियाज़ होते हैं, वो कोन टाइप के होते हैं। कोन शेप में जो है उनकी सीलिंग्स बनी हुई होती हैं, उनकी छतें बनी हुई होती हैं ताकि जो है बर्फ़ गिरे और वहाँ से क्या हो जाए आपके पास स्किप हो जाए और इसके ऊपर ठहरे नहीं। इट मीन्स ऑफ दैट हाउसेज़ की जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, वो आपके पास अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट की गई है। ह्यूमन डाइट की बात करें, क्लाइमेट आल्सो डिटरमाइन द ह्यूमन डाइट एंड द फूड डिशेज़ डीपली। ये भी आप लोगों के लिए जो है जर्नल एंड कॉमन सेंस की चीज़ है कि आप अपनी डाइट जो है, वो आप प्लान कर रहे होते हैं अपने पास अपने क्लाइमेट को देखते हुए। नाउ इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरीके से क्लाइमेट इफेक्ट्स करता है, ये आपके पास जो है सबसे ज़्यादा कमर्शियल जियोग्राफी में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्लाइमेट का असर एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा किस तरह होता है। देखिए अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो क्रॉप्स हैं वो 2 टाइम जो है वो ग्रो की जाती हैं। उसको 2 टाइम स्पाइन किया जाता है और ग्रो किया जाता है। जैसे कि आपके पास जो है एक स्प्रिंग एग्रीकल्चर होती है और आपके पास एक जो है समर एग्रीकल्चर मौजूद है। स्प्रिंग क्रॉप्स का नाम देते हैं एंड समर क्रॉप्स का नाम देते हैं। समर के क्रॉप्स डिफरेंट है और स्प्रिंग के क्रॉप्स डिफरेंट। जैसे कि जैसे कि आप बनाना की एग्जांपल है, बनाना आपको थ्रू आउट द ईयर मिलता है, सही। लेकिन क्या आपके पास जो है आपको मैंगो थ्रू आउट द ईयर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसके लिए क्या है आपके पास स्पेसिफिक टाइमिंग्स मौजूद होती हैं जहाँ पर आपको मिलता है। सेम इज़ दैट आप व्हीट की बात करें, व्हीट आपके लिए जो है आप दोनों स्प्रिंग में भी आप उसको कल्टीवेट करते हो और आप उसको जो है वो समर में भी कल्टीवेट कर रहे होते हो। ओके, देयर आर द इन्यूमरेबल पोटेंशियल इफेक्ट्स क्लाइमेटिकल चेंज कुड हैव ऑन एग्रीकल्चर। इट कुड इफेक्ट क्रॉप्स ग्रोथ एंड क्वालिटी। अच्छा जी, स्प्रिंग की जो है व्हीट अच्छी होती है और समर की व्हीट जो होती है वो उसकी क्वालिटी वाइज़ वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये आपके पास क्वालिटी मैटर कर रहा है। लाइफ स्टॉक हेल्थ की बात करते हैं, पेट्स की बात करें आप यहाँ पर, दिस कुड इन टर्न इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है आपके पास आपके क्लाइमेट की वजह से जो है वो चेंज हो रही है। The different crops are cultivated due to the differences in the climate. The crop which can be cultivated in the temperate climate need temperature in the low rain. Therefore, जैसे कि आपके पास व्हीट, टोबैको, मसूर आर कल्टीवेटेड इन द लो रेन। आप क्या करते हो अपने क्लाइमेट को देखते हुए उस टाइम जो है इसकी जो है ग्रीनिंग कर रहे होते हो और इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हो। देन फिर आपके पास जब हम बात कर रहे होते हैं इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तो आपकी कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि अगर उनके ऊपर जो है पानी का एक छींटा भी पड़ा या पानी भी जो है उसके ऊपर गिरा तो वो पूरी की पूरी जो है वो ख़राब हो जाती हैं जब वो कंप्लीटली तैयार हो चुकी हों। जैसे कि अगर आप कॉटन की बात करें, तो अगर ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका कॉटन फ्लावर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है अब आपके ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। जिसकी वजह से कोशिश की जाती है इसको ड्राई वेदर में ही जो है वो उतार लिया जाए, उसको जो है फिनिश कर दिया जाए। और अगर आप बात करें अपने पास ड्राई वेदर में व्हीट की, तो व्हीट के लिए ड्राई वेदर जो है वो सूटेबल नहीं हो रहा होता। दैट इज़ द मेजर रीज़न कि क्लाइमेटिकली जो है ना वो ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। सॉइल की फॉर्मेशन जो है और उसकी क्लासिफिकेशन में भी जो है आपके पास आपका क्लाइमेट क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि ग्लेशियर सॉइल जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो फर्टाइल सॉइल है। ग्लेशियर सॉइल फर्टाइल है, इसका मतलब है इसका इफ़ेक्ट किससे पड़ा आपके पास आपके क्लाइमेट से।
आपके पास जो सैंडी सॉइल है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती जो आप कॉटन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन सैंडी सॉइल का इसका मतलब क्या हुआ, किससे सफ़र आपके पास आपके क्लाइमेट से। क्योंकि आपके डेज़र्ट रीजन जो है वो आपके पास ड्राई है, ड्राई होने की वज़ह से आपकी सॉइल के अंदर जो है सॉइल एरोज़न और नमी जो है वो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। दैट इज़ द मेन रीज़न्स जिसकी वज़ह से आपके पास आपके सॉइल फॉर्मेशन और उसकी क्लासिफिकेशंस जो है वो आपके क्लाइमेट की वज़ह से जो है डिफरेंट हो रही होती हैं, और डिफरेंट सॉइल जो है वो डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। The existing rocks provide basic material for the soil formation, and the type of these rocks play the key role in the determination of the kind of soil. Organic elements with the rock substance are the key ingredients of the soil and determine the fertility of soil and the agricultural positions of the country concerned. Climate plays the central role in the formation in the type of soil because winds, glacier, flowing water, and the rain erosion activity take place from that effects. That is a differentiation between a soil. Now, स्टूडेंट्स अब हम जो है अपने टॉपिक को एकदम कंप्लीट करने की तरफ आ रहे हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस पे जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज बनाई गई हैं जिसमें आप क्या करते हो, अपने वाटर को जो है वो सेव कर रहे हो। वाटर को आप सेव कर रहे हो तो ये क्या है, आपके पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की। कुरम रिवर मौजूद है, सवात रिवर मौजूद है, काबुल रिवर मौजूद है और बोरान रिवर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये जो ट्रिब्यूटरीज बन रही होती हैं ये आपके पास आपके ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से आपका जो रिवर इंडस है, आपका जो रिवर है वो फ्लो कर रहा है, और जब वो फ्लो कर रहा होता है तो वो अपने डिफरेंट चैनल बना रहा होता है। तो ये जो रिवर आपके पास फ्लो कर रहे हैं ये आपके पास ग्लेशियर की वजह से जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो बन रही होती हैं, और ये वेदर सीजनल्स होती हैं और वेदर कंडीशन के ऊपर जो है वो आपके एग्रीकल्चर में, आपकी फॉरेस्ट्री में और वेजिटेशन में जो है वो आपको हेल्प आउट कर रही हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द मानसून रेनफॉल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है रेनफॉल के दो सिस्टम इंटर होते हैं पाकिस्तान के लोकेशन में। एक है आपके पास जो है मानसून का सिस्टम, और मानसून का सिस्टम आपके पास इंडिया की साइड से एंटर हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है गर्मियों में बारिशें होती हैं। जबकि आपके पास जो सर्दियों में आपके पास रेनफॉल सिस्टम एंटर होता है वो आपके पास बहिरे रूम से एंटर हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहिरे रूम से जो है वो हवाएं सफ़र करती हुई आती हैं, पेशावर में एंटर होती हैं, कोयटा ठंडा होता है, और कोयटा जब ठंडा होता है तो आपके पास आपका कराची भी जो है वो ठंडा हो जाता है। एनीवेज ये आपके पास होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो अगर हम मानसून रेनफॉल की बात करें तो मानसून रेनफॉल का जो रीजन होता है पाकिस्तान में, जो आपके पास तकरीबन जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा होता है, मई से स्टार्ट हो रहा होता है, इन सेंस ऑफ दैट वो आपके पास इंडियन ओशन से आने वाले जितने भी आपके पास आपके गेस्ट क्लाउड होते हैं, आपकी विंड होती है, वो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से मानसून रेनफॉल जो है वो स्टार्ट होती है। जबकि आप बात करें सर्दियों की बारिशें, तो सर्दियों की बारिशें जो है वो आपके पास आपकी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रही होती हैं, कि मगरिब की जो हवाएं होती हैं वो मगरिब की हवाएं पाकिस्तान के क्लाइमेट के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। द माउंटेन एंड हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान रिसीव more than 29 inches of rainfall and amount sharply decrease in plain areas towards southwest. The cultivation in Pakistan depends upon the मानसून रेनफॉल। मानसून रेनफॉल के ऊपर पाकिस्तान की पूरी कल्टीवेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और उसके बाद हम जो है एग्रीगेशन सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं। देयरफॉर देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून रेनफॉल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए मानसून रेनफॉल इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अगर फूड सफिशिएंट होना है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में सफिशिएंट होना है, तो उसको जो है मानसून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को मैं रिकॉल करवाऊँ तो 2015 एंड 16 में जो है पाकिस्तान में मानसून रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको इंपोर्ट करनी पड़ी थी अपने पास अपनी बेसिक ग्रेन्स भी। ये रीज़न था जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है एक तो हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। वाटर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, वो वाटर रिज़र्व नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो है अगर मानसून रेनफॉल कम भी हो गई है, तो हम अपने पास अपने इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए उन इन इरिगेशन सिस्टम को हम इस्तेमाल करें, और इस इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपनी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट कर सकें। वाटर स्टॉक ना होने की वजह से हमारे पास हमारा जो मानसून का पूरा पानी होता है, वो मानसून का पूरा पानी दरियाओं से बहता हुआ जो है समुद्र में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो इसको हम कहते हैं कि हमने अपने पानी को, अपने मीठे पानी को जो है वो वेस्ट कर दिया है।
लेकिन अगर हम जो है अपने वाटर रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज़ कर लें, तो उस वाटर रिजर्व्स की वजह से जो है हम अपने मानसून रेनफॉल का पानी वहाँ पे रिज़र्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप आजकल देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है सी लेवल इन बढ़ा हुआ है, ओके। सी लेवल के अलावा हमारे पास जो है रिवर का जो फ्लो है या रिवर के जो लेवल्स हैं, वो रिवर लेवल भी जो है वो हाई हैं। अगर आप लोगों ने इस संडे की न्यूज़, वाटर न्यूज़ जो है उसको फ़ॉलो किया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि गुड्डू बैराज जो है आपके पास जिसका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था, नाउ आजकल जो है उसका वाटर लेवल जो है वो अपने पास अपने एवरेज लेवल पर मौजूद है। और अगर ये बारिशें जैसे कि ज़्यादा होने के चांसेज़ हैं, जो प्रेडिक्शन है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ये जो बैराजेज़ हैं, ये बैराजेज़ सक्कर बैराज हो या गुड्डू बैराज हो, ये दोनों बैराजेज़ जो हैं वो आपके पास सफिशिएंटली हालत में वाटर रिसोर्सेज़ जो हैं इनके पास मौजूद होंगे। तो मानसून रेनफॉल के ऊपर पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेस कर रही होती हैं। ना अ, पाकिस्तान में जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ और कमर्शियल प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो पाकिस्तान क्या करता है, प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो है 1949 से हमने खुद को डिक्लेयर किया हुआ है कि वी आर द एग्रीगेरियन इकोनॉमी। हम ज़रई मुल्क हैं और ज़रई मुल्क होने की वजह से ज़राअत का ताल्लुक जो है वो आपके पास प्राइमरी एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो पाकिस्तान जो है मेजरली पाकिस्तान की जो जीडीपी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसके अंदर ज़्यादा शेयर जो है वो किसका है, आपके पास एग्रीकल्चर का मेजर शेयर जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन है, वो मेजर पॉपुलेशन भी जो है वो एसोसिएटेड है विद द प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि इनिशियली आपको जो है इसके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आप चीज़ें जो है वो नेचर से हासिल कर रहे होते हैं, माइनिंग करके कर रहे होते हैं, नेचर से हासिल कर रहे हैं आप वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो हैं इस प्रोफ़ेशन को कैरी करना जो है वो पाकिस्तान के पॉपुलेशन के लिए जो है आसान होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो पाकिस्तान की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा है। नाउ दैट इज़ द जीडीपी शेयर इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़। 1951 से लेकर 2012 तक की मेरे पास यहाँ सामने चार्ट में वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब 2019 में जो है पाकिस्तान की प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो समहाउ इंक्रीज़ कर चुकी हैं। 1951 में हम 65% मौजूद थे और अगर मैं 1951 की बात करूँ जीडीपी शेयर में, जब हम 1951 की बात कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान का सबसे गोल्डन पीरियड था, जब पाकिस्तान के पास फूड ऑर्डर की मौजूद था और जब नेपाल में जो है कैद साली आई और नेपाल के साथ-साथ जो है आपके पास आपकी नेबर कंट्री इंडिया में भी कैद साली आई थी। तो उस टाइम जो है पाकिस्तान ने उनको जो है वो हेल्प किया था, पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर उनको हेल्प आउट किया था। सेम इज़ दैट ये जो जीडीपी शेप यहाँ पे बात करें, जब हम जर्मनी की बात करें 1955 में हम जर्मनी की बात करें, तो पाकिस्तान ने जो है जर्मनी को वॉलंटियरली वे में जो है जर्मनी को हेल्प आउट किया था और जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वहाँ पर जाकर उनके कुछ मेजर जो एरियाज़ थे, उस मेजर एरियाज़ को जो है वो डेवलप किया था। तो हम जो है शुरू से इतनी बुरी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन में नहीं थे स्टूडेंट्स। ये इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रेजुअली जो है 1980s के बाद से हमने जो है वो फेस करना शुरू की है। 1951 में 65.3% हमारे पास एग्रीकल्चर की जो है कंट्रीब्यूशन मौजूद थी, 61 में 59 थी, 73 में 57 थी। देन फिर हम क्या हो रहे हैं, अब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। 81 में 52 आ गई, 2000 में क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर गए थे और हमने दो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। एक हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद थी जिसके ऊपर हमने सबसे पहले काम किया था और देन फिर उसके बाद 2008 की अगर हम बात करें तो फिर हमने आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो है टाइमली रिस्पॉन्ड किया था और हमने उसको जो है वो डेवलप किया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा शेयर जीडीपी शेयर था वो मूव हो गया था हमारे पास हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ। 2012 में हम 42% पे मौजूद थे और अगर हम 2019 की बात करें तो 29 में हम जो है तकरीबन 35% के अराउंड जो है 2020 में हम जो है 35% के अराउंड मौजूद हैं प्राइमरी शेयर में। एग्रीकल्चर का शेयर हमारे पास 35% मौजूद है। लेकिन लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2019 में जो इनिशिएटिव लिए गए और वहाँ पर जो है लोगों को सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो ये परसेंट जो हमारा 2019 में जो है 35 था वो हमारे पास 2% जो है इंक्रीज़ हो चुका है। अगर गवर्नमेंट क्योंकि हमें फूड ऑर्डर के हासिल करना है, दुनिया में आने वाला जो सबसे ज़्यादा डेंजरियस टॉपिक है वो यही है कि हम जो है स्कैरसिटी ऑफ फूड की तरफ जाने वाली है। पूरी दुनिया जो है वो आपके पास ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वाली है। जिसको देखते हुए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात का इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है कि वो अपने पास अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के जो शेयर्स हैं, उसको इतना ज़्यादा डिक्रीज़ ना करे और जो है लोगों को प्रमोट करे बीइंग अ
फार्मर जो है वो लोगों को प्रमोट करेंगे, लोग जो है वो इस एक्टिविटी के साथ जो है वो अपने लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सकें। देन फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक को जो है वो ख़त्म करते हैं। आज का ये जो टॉपिक था ये इस हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान की लोकेशन को देखते हुए पाकिस्तान की लोकेशन के साथ उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। सीपैक का टॉपिक जो है मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन में सीपैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस सीपैक के टॉपिक को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेशन 15-16 सेशन में जो है सीपैक को हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे कि लोकेशन में सीपैक की क्या इंपॉर्टेंस है, सीपैक की वजह से चाइना और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है वो इतना ज्यादा क्यों है। ये आपके पास आपका एग्जाम्स क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको हम बिल्कुल सेपरेटली ही डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हमारा वेजिटेशन इन सॉइल एंड फॉरेस्ट्री सिस्टम होगा। आज का सेशन हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।